नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। भारत में लोकतंत्र को जमीन तक यानी गांव-गांव तक पहुंचाने की कहानी, पंचायती राज की कहानी। सोचिए, आजादी मिली और सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा था कि इतने बड़े और डाइवर्स देश के लिए लोकतंत्र बनाए तो कैसे बनाए। सत्ता को सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक तो नहीं रख सकते थे ना, इसे हर गांव, हर गली तक पहुंचाना था। और इसी मुश्किल सवाल का भारत ने एक बहुत बड़ा, एक एम्बिशियस जवाब दिया, पंचायती राज। एक ऐसा सिस्टम जो डेमोक्रेसी को सीधा गांव की जड़ों तक ले जाए। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानीय शक्ति के सपने की, फिर देखेंगे पहला बड़ा प्रयोग कैसा रहा, उसके बाद दशकों तक जो बहस चली उसे समझेंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे संवैधानिक सफलता मिली, और आखिर में आज का पंचायती राज कैसा दिखता है। तो आज़ादी के बाद हमारे नेताओं को ये बात साफ थी कि असली लोकतंत्र वो सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में नहीं हो सकता। सच्चा लोकतंत्र तो तब होगा जब गांव अपने फैसले खुद लेने लगे। अब इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो पहला बड़ा ऑर्गेनाइज्ड स्टेप लिया गया, वो था बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन। इसी कमेटी ने पहली बार स्थानीय शासन का एक फॉर्मल ब्लूप्रिंट तैयार किया। और इस कमिटी ने दिया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का वो मशहूर 3 टियर स्ट्रक्चर, जो आज भी हमारी व्यवस्था की नींव है। मतलब गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिले के लेवल पर जिला परिषद। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 2 अक्टूबर 1959, जब राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर धीरे धीरे दूसरे राज्यों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। देखिए, ये सब हो तो रहा था, पर इसे लेकर कोई संवैधानिक मजबूरी नहीं थी। नतीजा, हर राज्य ने इसे अपने अपने तरीके से लागू किया। जैसे राजस्थान ने तो 3 टियर सिस्टम अपनाया, लेकिन तमिलनाडु ने 2 टियर अपनाया, और पश्चिम बंगाल ने तो 4 टियर सिस्टम बना दिया। इस वजह से जो एक यूनिफॉर्म विजन था वो कहीं खो गया, और ये सिस्टम शुरुआत में ही कमज़ोर पड़ने लगा। और इसी कमजोरी को दूर करने के लिए फिर शुरू हुआ दशकों का मंथन। कई कमेटियां बनी, बहस हुई, ये पता लगाने के लिए कि आखिर इस सिस्टम को मजबूत और असरदार कैसे बनाया जाए। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये हमें पूरी कहानी बताती है कि सोच कैसे बदली। देखिए, 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने नींव रखी 3 टियर सिस्टम की। फिर ठीक 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता कमेटी आई, और उसने पहली बार ये बहुत जरूरी बात कही कि भाई इसे संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा। इसके बाद जीवीके राव कमेटी ने इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ी, और आखिर में एलएम सिंघवी कमेटी ने तो लगभग मोहर ही लगा दी कि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बाद नहीं बनेगी। जीवीके राव कमेटी ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने इस सिस्टम को कहा बिना जड़ की घास। मतलब एक ऐसा पौधा जो दिखने में तो है, लेकिन उसकी कोई जड़ नहीं है, उसे कोई भी कभी भी उखाड़ सकता है। मतलब असली पावर तो थी नहीं, और न ही कोई संवैधानिक सुरक्षा। और बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। अब इन्हीं जड़ों को मजबूत करने की लड़ाई शुरू हुई, यानी पंचायती राज को संवैधानिक ताकत दिलाने की पॉलिटिकल कोशिशें तेज हो गईं। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। 1989 में राजीव गांधी सरकार बिल लाई, लोकसभा से पास भी हो गया, पर राज्यसभा में अटक गया। फिर 1990 में वीपी सिंह सरकार ने कोशिश की, पर सरकार ही गिर गई। आखिरकार 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने एक ऐसा बिल पेश किया जिस पर सबकी सहमति बन सके, और 1992 में जाकर ये ऐतिहासिक कानून पास हुआ। और वो तारीख थी 24 अप्रैल 1993। ये वो दिन था जब उस बिना जड़ के घास को आखिरकार अपनी संवैधानिक जमीन मिल गई। और इसीलिए आज हम हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आज का पंचायती राज सिस्टम कैसा है और इसकी सबसे खास बातें क्या हैं। देखिए, इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद है वो है ग्राम सभा, और ये कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है, बल्कि गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स से मिलकर बनती है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, मतलब सीधे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां लोग खुद बैठकर अपने गांव के लिए फैसले लेते हैं। इस नए कानून ने कुछ चीजें तो हर राज्य के लिए कंपल्सरी कर दी, जैसे अब पूरे देश में एक जैसा 3 टियर स्ट्रक्चर होगा, सारे मेंबर्स का चुनाव डायरेक्ट होगा,
निष्पक्ष चुनाव के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा और पैसों के सही बंटवारे के लिए हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा। और एक बहुत ही जरूरी चीज, पंचायतों का कार्यकाल अब 5 साल के लिए फिक्स कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब राज्य सरकारें अपनी मर्जी से इन्हें भंग नहीं कर सकती। इससे पंचायतों को एक तरह की स्टेबिलिटी मिली। और ये इस कानून का शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू है। इसने एक सामाजिक क्रांति ला दी। सोचिए, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गईं, सिर्फ मेंबर की नहीं बल्कि चेयरपर्सन की भी। साथ ही एससीज और एसटीज के लिए भी उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण पक्का किया गया। इसने लाखों लोगों को, खासकर महिलाओं को, पहली बार सत्ता में सीधी हिस्सेदारी दी। अच्छा, सिर्फ ढांचा नहीं बनाया गया, काम भी बताए गए। संविधान में 11th शेड्यूल जोड़ा गया जिसमें 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, जैसे खेती, छोटे मोटे सिंचाई के काम, गांव में घर बनाना, ये सब पंचायतों को दिए जाने थे। अब हाँ, ये बात सच है कि कागज पर तो ये अधिकार दे दिए गए, लेकिन इन्हें असल में जमीन पर उतारना आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस पूरी कहानी का, इस दशकों के सफर का सार क्या है? सार ये है कि पंचायती राज ने हमारे लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में बदला। मतलब अब सिर्फ वोट देकर प्रतिनिधि चुनना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि खुद शासन में हिस्सा लेना लोकतंत्र है। तो इसमें कोई शक नहीं कि पंचायती राज ने भारत में लोकतंत्र की जड़ों को बहुत मजबूत किया है। पर एक सवाल आज भी खड़ा है, क्या पंचायतों को वो सारे फंड्स, फंक्शंस और कर्मचारी मिल पाए हैं जिनका सपना इस कानून को बनाते वक्त देखा गया था? कह सकते हैं कि नींव तो मजबूत बन गई है, पर इमारत वो अभी भी पूरी होनी बाकी है। इस पर सोचिएगा जरूर।